नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमें एसएसटी यानी सोशल स्टडीज की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट क्लास तक हमने प्रेसिडेंट को पढ़ा था, राष्ट्रपति को पढ़ा था। अब आगे शुरुआत करते हैं। आज पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति कैसे है। ये एक सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है। जैसे प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कंट्री में, ठीक है। और इसका नंबर जस्ट प्रेसिडेंट के जस्ट बाद आता है। लेकिन असल जिंदगी में यानी असल में कोई पोस्ट नहीं है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है। इसको एक मुख्य तौर पर जो काम दे रखा है वो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यहां इसका एक मुख्य काम है। इसका काम ये है प्रेसिडेंट का, अगर वाइस प्रेसिडेंट का सॉरी, अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है या कहीं बाहर गए हुए हैं या कहीं बीमार है या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशंस हैं, तो वहां जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट वाला काम करेगा। एक बात जो इंपॉर्टेंट है, अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का कोई काम कर रहा है, प्रेसिडेंट के पद पर आकर कोई काम कर रहा है और उसने कोई रूल लॉ फॉलो करवा दिया या फिर कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो वो मान्य होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है एज पर आपकी नॉलेज। ये था पूरा, मैंने आपको बता दिया कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब यही होता है, उसका मुख्य काम ये नहीं है, ठीक है। लेकिन जरूरत पड़ने पर वो प्रेसिडेंट का काम करेगा, लेकिन वो वैसे जो काम है उसका वो जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काम करेगा। ये इसका पूरा वो था। आगे है पावर एंड फंक्शंस। पावर एंड फंक्शंस कौन कौन से हैं? पावर मैंने आपको बताई कि एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी जब प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेगा, वहां उसके जो जहां जो रूल फॉलो करेगा वो एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है। टेम्परेरी रिप्लेसमेंट, अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है, ठीक है, वहां टेम्परेरी रिप्लेसमेंट है। यानी ये नहीं है कि जैसे यूएस में जो होता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करने लग जाए तो वो प्रेसिडेंट ही बन जाएगा। जैसे आज के दिन जो कमला हैरिस है वाइस प्रेसिडेंट यूएस की, ठीक है, अगर किसी कारणवश वो प्रेसिडेंट का काम प्रेसिडेंट की कुर्सी पर आ जाए तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, वो टेम्पररी तौर पर ही काम करेगा बस, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है? सभी एमपीज कहां के, लोकसभा और राज्यसभा, यहां के एमपीज दोनों वोट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। सिंपल सा इलेक्शन है। कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट आ जाए इलेक्शन के समय, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। हाई कोर्ट का उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एमपी और एमएलए यहां कोई डिस्प्यूट आ जाता है इनके इलेक्शंस में, तो उनकी सुनवाई कहां होगी? हाई कोर्ट में होगी। कौन सी हाई कोर्ट में? वहां की कंसर्न हाई कोर्ट यानी उस स्टेट की हाई कोर्ट। अगर मान लो हरियाणा की कोई एमपी एमएलए सीट के लिए कोई डिस्प्यूट है, तो उसका जो डिस्प्यूट वो जो हाई कोर्ट में जाना है वो जाएगा चंडीगढ़ हाई कोर्ट, यानी हरियाणा जो पंजाब की कॉमन हाई कोर्ट है वहां उसकी सुनवाई होगी। ये था पूरा इलेक्शन प्रोसीजर। अगला है टर्म एंड ऑफिस कंडीशंस। दोबारा कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। 5 साल का टर्म होता है, ये आपको पता है, ठीक है, 5 साल का होता है। फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उस पोजीशन को भरना कंपलसरी है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन मैं यहां बता देता हूं, अगर प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो वहां जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एक्ट एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहां, ठीक है। टर्म मैंने आपको बता दिया। 69 नंबर आर्टिकल अनुच्छेद ये कहता है ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ शपथ कौन दिलवाता है? वो प्रेसिडेंट दिलवाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सी बात है, आप समझ लेना। अगला है आर्टिकल नंबर 70। ड्यूटीज क्या है वाइस प्रेसिडेंट की? अगर वो कुछ प्रेसिडेंट का काम करता है वाइस प्रेसिडेंट, तो उसकी ड्यूटीज हैं, अदरवाइज वो राज्यसभा का काम कर रहा है। और 71 नंबर क्या कहता है? मैटर रिलेटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है
तो वाइस प्रेसिडेंट एंड फंक्शंस, इट आल्सो डिटेल द प्रोसेस डीलिंग वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन विद रिलेटेड इशू। अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहे तो वो वाइस प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए कि मेरे खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आया है, और रेजोल्यूशन कहां आएगा, राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा में जब वो मेजोरिटी से पास होगा, 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, तो ही वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अगला है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मैंने आपको बताई है बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेशन हमारा, यानी जहां दो हाउस होते हैं, दो सदन होते हैं, तो वहां उसको बाइकैमरलिज्म कहा जाता है। बाइकैमरलिज्म, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब लोकसभा की क्या कॉमन बातें हैं और राज्यसभा की क्या कॉमन बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। यहां 552 मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है। अब एट प्रेजेंट कितने मेंबर यहां होते हैं, 545। 2 बार राज्यसभा के मेंबर की जो सीट है वो बढ़ा चुकी है। अब जो 2026 में जो परिसीमन आयोग आएगा, डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, वहां जो ये सीट्स हैं बढ़ने की आशा है, और ये सीट 800 प्लस होने की आशाएं हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए ही जो नई पार्लियामेंट बनाई है, वहां जो सीट्स रखी गई हैं 888, ये इस वजह से रखी गई है क्योंकि वहां से ये पता लगा कि इतने लगभग इतनी सीट हो सकती है, 800 प्लस सीट हो सकती है, इसलिए वो सीट बढ़ा दी गई है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। इलेक्शन 5 साल में होता है लोकसभा का, और रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड मेकिंग लॉ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट एंड करंट लिस्ट। मैंने आपको शेड्यूल नंबर 7 बताया था। शेड्यूल नंबर 7 ये कहता है कि 3 प्रकार की लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। यहाँ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, यहाँ सेंटर गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और ये कंकरेंट लिस्ट है, यानी जहां दोनों कानून बना सकते हैं। अगर लोकल लैंग्वेज में बोला है तो सिर की है, ठीक है। अगर जो लोकसभा काम है तो वो यहां कानून बना सकती है और यहां कानून बना सकती है, 2 जगह कानून बना सकती है। दूसरा है, जो लोकसभा होती है वो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह भी काम करती है। कैसे? क्योंकि वहीं से मेंबर निकलते हैं। कौन से? कैबिनेट जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो लोकसभा के मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली जो मिलते हैं वो लोकसभा से मिलते हैं। राज्यसभा आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा 6 साल का टर्म होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का कोई टर्म नहीं है, ये एक परमानेंट बॉडी है, ऐसे चलती रहेगी, कोई बीच में कोई वो नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, ठीक है। जो टर्म होता है वो किसका होता है? वो मेंबर्स का होता है। यानी कोई राज्यसभा का कोई मेंबर बन गया तो वो 6 साल के लिए बन गया, यानी। और राज्यसभा की एक इंपॉर्टेंट बात यह है, हर दूसरे साल वो 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर को हटा देती है। कैसे? अब समझो, वो ये 3 पार्ट्स में है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि पहले 2 साल में इनको हटाएंगे, अगले 2 साल में इनको हटाएंगे, अगले 2 साल में इनको हटाएंगे, ठीक है। इसको हटाएंगे तो इसकी जगह नए मेंबर आएंगे, जब इसको हटाएंगे तो इसकी जगह नए मेंबर आएंगे, जब इसको हटाएंगे तो इसकी जगह नए मेंबर आएंगे, ठीक है। एक शेड्यूल नंबर 4 बढ़ाया था मैंने आपको। शेड्यूल नंबर 4 ये कहता है एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, इसका मतलब ये है कि कौन से स्टेट को कितनी है, यूपी को कितनी है, हरियाणा को कितनी है, पंजाब को कितनी सीट राज्यसभा के लिए है। अगला रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी। ये सारी जो है एससी और एसटी, अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333, ये 4 अनुच्छेद हैं जो रिजर्वेशन कहां करवाते हैं? लोकसभा में, प्लस जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी जहां जो राज्य कानून बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर जिसे बोला जाता है, वहां के लिए रिजर्वेशन बता रखी है। अब यहां ये तो है लोकसभा के लिए, ये किसके लिए है? ये है एंग्लो इंडियंस, वो अंग्रेज जो भारत में रहने लग गए उनके लिए, क्योंकि अब ये हटा दिए हैं, इनकी अब जरूरत नहीं है। अब 332 और 330 आपको याद करना है।
ये 330 रिजर्वेशन दिलवाता है लोकसभा में और 332 दिलवाता है स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में। ये पूरा जो मैंने आपको बताया है। और एक रिजर्वेशन का मामला आर्टिकल नंबर 334 में भी है, अनुच्छेद 334, जो परमानेंट रिजर्वेशन नहीं देता राज्यसभा में, लेकिन वो बता देता कि ऐसी ऐसी रिजर्वेशन हो सकती है। ये पूरा रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। अगला है लोकसभा और राज्यसभा कैसे, हाँ, टर्म कितना है लोकसभा का? 5 साल। डिसोल्यूशन जब हर 5 साल होते हैं, नई सरकार बनती है, तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा भंग हो चुकी है। फ्रीक्वेंसी, जनरल इलेक्शंस होता है, ये पूरा लोकसभा के बारे में था। जनरल जो बातें होती हैं, राज्यसभा की जनरल बातें क्या है? 6 साल का टाइम पीरियड होता है, किसका? मेंबर्स का। अगला है इलेक्शन कौन कौन करवाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो आपको बता देता हूं मैं, कि कई बार पूछ लेता कि इन सब का इलेक्शन कौन करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस का इलेक्शन करवाता है? सबसे पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट का करवाता है, जितने भी एमपीज के इलेक्शन हैं वो सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, जितने भी एमएलए के इलेक्शन करवाता है वो सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। एक एमएलसी होती है, जैसे राज्यसभा होती है, ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी एक एमएलसी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। रही बात पंचायत, पंचायत का इलेक्शन कौन करवाता है? पंचायत का इलेक्शन मैं आपको बता देता हूं, पंचायत का इलेक्शन वहां की स्टेट गवर्नमेंट करवाता, वहां का स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है, इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होती है, जो सॉरी डीसी होते हैं, डीएम साहब होते हैं हमारे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन करवाने के लिए अथॉरिटी होते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? लोकसभा के इलेक्शन के लिए 25 साल जो उम्र है वो होनी चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में एनरोल होना चाहिए। ये है क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा। और राज्यसभा की कौन सी है? कितने? 30 साल होना चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए। यानी 2 कंडीशन तो इंपॉर्टेंट है, यानी क्या? सिटीजन तो होना ही होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी क्या है? कहीं ना कहीं उसने वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, किसी भी स्टेट, यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था। अब ये तो बात थी क्वालिफिकेशंस की। अब डिसक्वालिफिकेशन भी तो हो सकता है ना। डिसक्वालिफिकेशन के लिए जो आर्टिकल, जो अनुच्छेद यूज होता है वो 102 होता है। और किस किस बेसिस पे डिसक्वालीफाई हो सकता है कोई बंदा, मतलब उसकी जो सदस्यता है उस हाउस की, उस सदन की, वो कैसे रद्द हो सकती है? पहला है अनसाउंड माइंड, अमान्य मन, मतलब उसकी जो दिमागी जो शक्ति है वो अच्छे से काम ना करे। दूसरा है क्रिमिनल कन्विक्शंस, या उस पर कोई क्रिमिनल केस हो। तीसरा है बैंकरप्टी, वो फ्रॉड हो, बैंक लोन नहीं भर रखा उसने, ठीक है, उस केसेस पे। और तीसरा लास्ट है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कहीं ना कहीं वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हो, देश के हित के लिए काम ना करे, तो उस कंडीशंस में, 4 कंडीशंस में उसकी जो सदस्यता वो रद्द की जा सकती है। स्पेसिफिकेशंस क्या है? मतलब लोकसभा और राज्यसभा के वाइज किस किस बेसिस पर उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि जो हटाने का जो प्रोसेस है वो कई जगह है, 3 से 4 जगह है। एक आगे आएगा 52वां अनुच्छेद, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1985, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो भी हटाने के लिए काम करता है। वो कैसे मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। अगर वो रिजाइन दे दे, या पिछले जो मैंने बताई थी वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। और लास्ट है एब्सेंस, अगर कोई मेंबर 60 दिन से ज्यादा बिना बताए अगर सदन से गायब रहता है, तो उस केसेस पर भी, उन बेसिस पर भी वो वहां उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगला है स्पेसिफिक टू राज्यसभा। राज्यसभा की क्या बेसिस है? वही है, अगर एब्सेंस फ्रॉम 6 महीने से लगातार वो अपने सदन में ना दिखे। दूसरा वॉलंटरी रिजाइन दे दे, भाई मैं नहीं करना चाहता, मैं कहीं और ज्वाइन कर रहा हूं, वगैरह वगैरह, जो भी है उस बेसिस पर उसकी सदस्यता वो रद्द की जा सकती है। और 4th है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो मैंने आपको बताया था। ये क्या है? देखो, अब मान लो
240 सीट आई है कांग्रेस गवर्नमेंट की, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में। अगर इसमें से 20 मेंबर ये बोले कि नहीं हम तो बीजेपी गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है। ये कॉमन सी बातें हैं, आयाराम गयाराम के नाम से प्रसिद्ध है ये पूरा। और मैं आपको बता देता हूं, ऐसा प्रोसेस, इस प्रोसेस से बचने के लिए ये कानून लाया गया था। लेकिन इसमें एक बात है, अगर ये 240 में से 160 मेंबर ये बोले कि हम बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, उस केस में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। वो ये मान लिया जाएगा कि पार्टी रद्द हो गई, पार्टी टूट गई। ये पूरा वो है, फ्लोर टेस्ट होता है। अगला है फ्लोर टेस्ट। क्या होता है? जब जो स्पीकर होता है, जो हेड होता है किसी भी पार्लियामेंट का या फिर सदन का, वो फ्लोर टेस्ट करता है कि किसकी मेजोरिटी है, कौन से उसकी मेजोरिटी है। समझ में आ गई? अब आ गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये 2 मेंबर होते हैं लोकसभा में और 2 मेंबर होते हैं राज्यसभा में, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सॉरी डिप्टी चेयरमैन। इनका काम क्या होता है पहले तो आप सुन लो। स्पीकर और चेयरमैन का काम क्या होता है? स्पीकर और चेयरमैन का काम होता है कि सदन की जो होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मेंटेन करना, लोगों के जो मेंबर्स हैं वहां के उनको मेंटेन करके उनकी बात सुनना, एक दूसरे के जो जवाब है उनके प्रति जवाब देने की जो उत्तरदायी होती है उसके ऊपर काम करना, ठीक है। डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन का काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि अगर चेयरमैन और स्पीकर वहां सदन में नहीं है तो उस वैकेंट केसेस पर वो उनका काम करे, ये काम होता है। ये सारे ऑफिस डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है अपने अपने, यानी स्पीकर डिप्टी स्पीकर के प्रति डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। 2 मेंबर अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। थैंक्स टू ऑल। ये था हमारा पूरा पॉलिटी का चैप्टर। आगे ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।